हेलो एवरीवन एंड वेलकम। इंडिया का जो फ्राइट सेक्टर है, यानी जो हमारा माल ढुलाई का पूरा इकोसिस्टम है, वो एक बहुत बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रहा है। आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही गेम चेंजिंग पॉलिसी, इंडिया की नई ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम को बिल्कुल डिटेल में स्क्रैच से ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ये स्कीम आखिर है क्या, ये काम कैसे करेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया के फ्यूचर के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए इस बेसिक सवाल को समझते हैं। देखिए, ये एक डिलेमा है। एक तरफ ये जो डीजल ट्रक्स हैं, ये इंडिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन है, बैकबोन है। इनके बिना ज़रूरी सामान देश के कोने कोने तक पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ यही ट्रक्स एयर पोल्यूशन का और हमारी इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो आखिर चैलेंज ये है कि इस सेक्टर को ग्रीन कैसे बनाएं बिना इकोनॉमी की रफ्तार को रोके। चलिए इस चैलेंज को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। आज की डेट में हमारा फ्रेट इंडस्ट्री, आप मान के चलिए, लगभग पूरी तरह से डीजल पर ही डिपेंड करता है। इससे होता क्या है, सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट ही नहीं बढ़ते, बल्कि हमारा इंपोर्ट बिल भी आसमान छूता है। पर इन सबसे बड़ी चिंता है सिवियर एयर पोल्यूशन। आपको एक आइडिया देने के लिए, कुछ स्टडीज के मुताबिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर अकेले ही इंडिया के टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का लगभग 13% कंट्रीब्यूट करता है, और इसका सीधा असर हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों पर पड़ता है। तो इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए यूनियन मिनिस्टर फॉर हेवी इंडस्ट्रीज ने एक बहुत बड़ा डिसाइसिव कदम उठाया है, और इसका जवाब है द ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम। ये कोई छोटा मोटा स्टेप नहीं है, बल्कि एक मेजर पॉलिसी इंटरवेंशन है, जिसे इस पूरे सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के मकसद से डिजाइन किया गया है। ओके, तो आखिर ये स्कीम है क्या? ऑफिशियली, जैसा आप स्लाइड पर देख सकते हैं, ये पीएम ई ड्राइव प्रोग्राम के अंडर आती है। पीएम ई ड्राइव का पूरा नाम है प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव फॉर रोड एंड इंटरमोडल व्हीकल इकोसिस्टम। और देखिए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है वो ये है कि ये इंडिया की पहली डायरेक्ट सब्सिडी स्कीम है जो खास तौर पर इलेक्ट्रिक ट्रक्स के लिए बनाई गई है। इसका बिल्कुल सीधा सा मकसद है बिजनेसेस और ट्रांसपोर्टर्स के लिए ई ट्रक्स खरीदने की जो शुरुआती लागत होती है, जिसे हम अपफ्रंट परचेस कॉस्ट कहते हैं, उसको कम करना। ठीक है, अब जब हमने ये समझ लिया है कि ये स्कीम क्या है, तो आइए इसके कोर कंपोनेंट्स पर चलते हैं। मतलब, इसके फायदे क्या हैं और इसकी शर्तें क्या हैं। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट द बेनिफिट्स एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस स्कीम का सबसे अट्रैक्टिव फीचर, नो डाउट, इसका फाइनेंशियल सपोर्ट है। जैसा आप स्लाइड पर देख रहे हैं, हर एक ई ट्रक की खरीद पर गवर्नमेंट उस ट्रक के वेट के अनुसार 9.6 लाख रुपए तक की मैक्सिमम फाइनेंशियल हेल्प देगी। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज, ये एक बहुत बड़ी सब्सिडी है, और इसका मकसद ये है कि ई ट्रक्स पहले दिन से ही आम ट्रांसपोर्टर्स के लिए अफोर्डेबल बनाए जा सके। और ये सब्सिडी मिलेगी कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप पहले पूरा पैसा दे देंगे और फिर रीबेट का इंतजार करते रहेंगे। नो, इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत है इंस्टेंट प्राइस रिडक्शन, जैसा स्लाइड पर हाईलाइट किया गया है। इसका मतलब है, जब आप ट्रक खरीदने जाएंगे, उसी वक्त एट द टाइम ऑफ परचेस आपको सब्सिडी की रकम एक डिस्काउंट के रूप में कम कर दी जाएगी। इससे बायर्स को तुरंत फायदा मिलता है और उनका कैश फ्लो भी आसान हो जाता है। अब सवाल उठता है कि ये सब्सिडी किन ट्रक्स पर मिलेगी। ये स्कीम दो मेन कैटेगरीज को कवर करती है, जैसा आप टेबल में देख सकते हैं, N2 और N3। चलिए पहले ग्रॉस व्हीकल वेट या GVW को समझते हैं। देखिए, GVW का मतलब होता है ट्रक का कुल वजन, जिसमें ट्रक का अपना वजन और उस पर लदे सामान का जो मैक्सिमम अलाउड वजन है, दोनों शामिल है। N2 कैटेगरी में आते हैं मीडियम ड्यूटी ट्रक्स, जिनका GVW 3.5 से 12 टन तक होता है। अगर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स की बात करें, तो शहरों में ई कॉमर्स डिलीवरी करने वाले ट्रक्स या मार्केट तक सब्जी पहुंचाने वाली गाड़ियां इसमें आती हैं। और N3 कैटेगरी में आते हैं हैवी ड्यूटी ट्रक्स, जिनका GVW 12 टन से लेकर 55 टन तक हो सकता है। ये वो बड़े मल्टी एक्सल ट्रक्स हैं जो हमें हाईवेज पर दिखते हैं, जो लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन सब्सिडी के लिए कुछ शर्तें भी हैं, और ये शर्तें क्वालिटी और रिलायबिलिटी इंश्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसा आप स्लाइड पर देख रहे हैं, पहली शर्त, ई ट्रक की बैटरी पर कम से कम 5 साल या 5 लाख किलोमीटर, इन दोनों में से जो भी पहले हो उसकी वारंटी होनी ज़रूरी है। दूसरी शर्त, पूरे व्हीकल और उसकी मोटर पर 5 साल या 2,50,000 किलोमीटर की वारंटी ज़रूरी है। ये रिक्वायरमेंट्स आप समझिए एक तरह से क्वालिटी एश्योरेंस हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि सब्सिडी सिर्फ हाई क्वालिटी और लॉन्ग लास्टिंग व्हीकल्स पर ही दी जाए।
अब तक हमने देखा कि ये स्कीम क्या है और कैसे काम करती है। अब आइए सबसे ज़रूरी सवाल पर। आखिर ये कदम क्यों इतना ज़रूरी है? इसके पीछे सरकार के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ध्यान दीजिएगा, मेंस के जीएस पेपर 3 जहां इकोनॉमी और एनवायरनमेंट आते हैं, उसके पर्सपेक्टिव से ये सेक्शन बहुत बहुत क्रूशल है। एंड दिस स्लाइड राइट हियर, दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द कोर डिफरेंस। देखिए, एक तरफ है डीजल ट्रक्स। इनकी रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई है। ये इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता को बढ़ाते हैं और ऑफ कोर्स ये एयर पोल्यूशन का एक बड़ा कारण है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट इलेक्ट्रिक ट्रक्स के लॉन्ग टर्म ऑपरेटिंग कॉस्ट्स बहुत कम होते हैं। ये क्लीन एनर्जी से चल सकते हैं और सबसे बड़ी बात, इनके टेल पाइप से कोई एमिशन नहीं होता, मतलब जीरो टेल पाइप एमिशंस, जिससे एयर क्वालिटी बेहतर होती है। तो इन्हीं फायदों को ध्यान में रखते हुए स्लाइड पर दिखाए गए स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए हैं। पहला, बिजनेसेस के लिए ट्रांसपोर्ट के खर्च को कम करना। दूसरा, जीरो एमिशन व्हीकल्स को बढ़ावा देना। तीसरा, शहरी और इंडस्ट्रियल इलाकों में एयर क्वालिटी को सुधारना। चौथा, इंडिया के ग्रीन ट्रांजिशन को तेज करना। और पांचवां, सबसे महत्वपूर्ण, इंडिया के जो नेट जीरो क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं, जैसे कि पंचामृत गोल्स, उनको सपोर्ट करना। याद होगा, ये पंचामृत गोल्स पीएम मोदी ने COP26 समिट में अनाउंस किए थे, जिसमें 2070 तक नेट जीरो एमिशन अचीव करना एक बड़ा टारगेट है। ये स्कीम उस दिशा में एक कॉन्क्रीट टैंजिबल स्टेप है। तो इन सब बातों से एक चीज बिल्कुल साफ है, ये स्कीम सिर्फ कुछ ट्रक्स को बदलने के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये भारत के ग्रीन फ्यूचर की तरफ एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक कदम है। ये सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के एक नए दौर की शुरुआत का संकेत है। और इस पूरी चर्चा का सार, इसका एसेंस इस कोट में है। ये कहता है कि ये स्कीम सस्टेनेबल फ्रेट ट्रांसपोर्ट में एक लैंडमार्क है, जो क्लीन मोबिलिटी को अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल बनाती है। ये एक लो कार्बन और पोल्यूशन फ्री फ्यूचर की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग है। आई थिंक ये इस स्कीम की इंपॉर्टेंस की एक बेहतरीन समरी है। लेकिन हम इस चर्चा को यहाँ एक सवाल के साथ खत्म करेंगे, एक फूड फॉर थॉट। क्या सिर्फ एक डिमांड साइड इंसेंटिव स्कीम, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इंडिया के पूरे फ्रेट इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए काफ़ी है? इसके साथ साथ हमें सप्लाई साइड चैलेंजेस जैसे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रिड कैपेसिटी, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और आसान फाइनेंसिंग जैसे दूसरे पहलुओं पर भी सोचना होगा। इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेंस के आंसर्स में एक होलिस्टिक 360 डिग्री व्यू देना बहुत ज़रूरी है। अगली बार तक कीप लर्निंग। हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आज हम GS3 मेंस के एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, इंडियाज क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन फ्यूचर। हम वर्ल्ड बैंक की एक क्रिटिकल रिपोर्ट को बेस बनाकर एक परफेक्ट मेंस आंसर का फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। वो डेटा, वो कीवर्ड्स और वो स्ट्रक्चर जो आपको कंपटीशन में आगे ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा स्क्रीन पर इन क्वेश्चंस को देखिए। ये 2016 और 2024 के GS3 मेंस के सवाल हैं। कॉमन थीम क्या है? बिल्कुल सही, अर्बन फ्लडिंग। अब एक मिनट के लिए सोचिए, अगर आपको इनका आंसर लिखना हो तो आपके की पॉइंट्स क्या होंगे, स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे? डोंट वरी, ये पूरा एनालिसिस आपको एक ऐसा सॉलिड फ्रेमवर्क देगा जिससे आप सिर्फ अर्बन फ्लडिंग ही नहीं, बल्कि अर्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज से जुड़े किसी भी क्वेश्चन में ईजिली अडैप्ट कर सकते हैं। और इसका फाउंडेशन है वर्ल्ड बैंक और मुआ की एक लैंडमार्क रिपोर्ट। एक टॉप क्लास मेंस आंसर हमेशा प्रॉब्लम के व्हाट से शुरू होता है, मतलब प्रॉब्लम का स्केल और मैग्नीट्यूड क्या है। तो सेक्शन 1 में हम आखिर इस बात की गहराई को समझेंगे कि इंडिया का अर्बन रिस्क कितना बड़ा है। यह आपके आंसर का इंट्रोडक्शन और कॉन्टेक्स्ट सेट करेगा, एग्जामिनर को बताएगा कि आप इशू की ग्रेविटी को समझते हैं। ओके, ये नंबर 951 मिलियन, इसे अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लीजिए। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट का प्रोजेक्शन है कि 2050 तक इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन लगभग डबल होकर 951 मिलियन हो जाएगी। इसका मतलब समझिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक मैसिव डेमोग्राफिक शिफ्ट है। इतनी बड़ी आबादी के लिए पानी, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और जॉब्स का इंतजाम करना होगा, जिसका सीधा सीधा असर हमारे शहरों के पहले से स्ट्रेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ेगा। और उस 951 मिलियन की आबादी को सपोर्ट करने के लिए सोचिए, इंडिया का 50% से भी ज्यादा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बना ही नहीं है। ये डेटा एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है। एक तरफ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, नो डाउट, लेकिन दूसरी तरफ, जैसा रिपोर्ट कहती है, ये एक गोल्डन विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है। हमारे पास मौका है कि हम पुरानी गलतियों को ना दोहराएं और जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं उसे शुरू से ही क्लाइमेट रेजिलिएंट डिजाइन करें। यहाँ आकर प्रॉब्लम और भी क्लियर हो जाती है। ये जो तेजी से शहरीकरण हो रहा है वो अक्सर अनप्लान्ड है।
इसकी वजह से हमारी आबादी और हमारे इकोनॉमिक एसेट्स दोनों ही क्लाइमेट डिजास्टर्स जैसे कि फ्लड्स और एक्सट्रीम हीट के सामने ज़्यादा एक्सपोज्ड हो रहे हैं। रिपोर्ट ने बाकायदा 24 शहरों की स्टडी करके इस बढ़ते हुए खतरे को साफ तौर पर हाईलाइट किया है। यह आपके आंसर में प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए एक सॉलिड एविडेंस बेस्ड पॉइंट है। ठीक है, हमने प्रॉब्लम का स्केल समझ लिया। मेंस आंसर में अगला लॉजिकल स्टेप होता है सो व्हाट, मतलब इस प्रॉब्लम का असर क्या पड़ रहा है, इसका अंजाम क्या है। सेक्शन 2 में हम कॉस्ट ऑफ इनएक्शन को समझेंगे, यानी कुछ ना करने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, इकोनॉमिक टर्म्स में भी और ह्यूमन टर्म्स में भी। ये चार्ट आने वाले आर्थिक संकट की एक झलक दिखाता है। ध्यान से देखिए, आज हर साल अर्बन फ्लडिंग की वजह से इंडिया को लगभग $4 बिलियन का नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर हम बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच पर ही चलते रहे तो 2070 तक ये नुकसान, बिलीव इट और नॉट, 7 गुना से भी ज्यादा बढ़कर $30 बिलियन पर ईयर तक पहुंच सकता है। ये डेटा पॉलिसी मेकर्स के लिए एक वेकअप कॉल है और आपके आंसर के लिए एक बहुत ही पावरफुल आर्ग्यूमेंट। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा ह्यूमन कॉस्ट भी है। रिपोर्ट के अनुसार अगर हम सही अडैप्टेशन मेजर्स लें तो 2050 तक हर साल हीट रिलेटेड इश्यूज से होने वाली लगभग 1,30,000 मौतों को रोक सकते हैं। और इसका दूसरा पहलू देखिए जो बहुत इंटरेस्टिंग है, रेजिलिएंट अर्बन प्लानिंग से हमारी जीडीपी में 0.4% तक का गेन हो सकता है। इस पॉइंट को जरूर यूज करें। यह साबित करता है कि रेजिलियंस पर खर्च करना बोझ नहीं बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आएगा कहां से। ये स्लाइड उस मैसिव फंडिंग गैप को दिखाती है जिसका हम सामना कर रहे हैं। एक मॉडरेट सिनेरियो में भी हमें 2070 तक $13.4 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लेकिन अभी हमारा पब्लिक स्पेंडिंग जीडीपी का सिर्फ 0.7% है और प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ 5% है, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड से बहुत बहुत कम है। ये आपके आंसर के चैलेंजेस वाले सेक्शन का सबसे क्रिटिकल पॉइंट बनेगा। हमने प्रॉब्लम को समझा, उसके इम्पैक्ट को देखा और चैलेंजेस को भी जान लिया। अब आते हैं आंसर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, हाउ, सॉल्यूशंस क्या हैं। सेक्शन 3 में हम वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के उन की रिकमेंडेशंस को देखेंगे जो रेजिलिएंट सिटीज बनाने का एक क्लियर कट ब्लूप्रिंट देते हैं। रिपोर्ट ने एक बहुत ही क्लियर 3 पिलर स्ट्रैटेजी दी है। पहला, नेशनल और स्टेट लेवल पर डेडिकेटेड अर्बन रेजिलियंस प्रोग्राम्स लॉन्च करना। दूसरा, जमीन पर इंटीग्रेटेड मिटिगेशन पॉलिसीज को लागू करना। और तीसरा, इस पूरे मिशन में प्राइवेट सेक्टर के एंगेजमेंट को बढ़ाना। आइए इन तीनों पिलर्स को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। पहली रेकमेंडेशन का कोर आइडिया इस की टर्म में छिपा है, क्लाइमेट लिंक्ड फिस्कल ट्रांसफर्स। सिंपल भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को पैसा ट्रांसफर करे तो उसके साथ एक शर्त जोड़ दें कि ये फंड्स क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लानिंग पर ही खर्च होंगे। ये एक तरह का फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो स्टेट्स को फाइनेंशियली एनकरेज करेगा सही दिशा में काम करने के लिए। रिपोर्ट इसके लिए एक मल्टी सेक्टोरल टास्क फोर्स बनाने की भी सलाह देती है। ये एक बहुत ही इनोवेटिव सोल्यूशन है जिसे आपको अपने आंसर में जरूर मेंशन करना चाहिए। बड़ी आइडियाज के साथ साथ कॉन्क्रीट ऑन ग्राउंड एक्शन की भी जरूरत होती है। ये स्लाइड उन्हीं प्रैक्टिकल पॉलिसीज की लिस्ट है, जैसे कि इंटीग्रेटेड स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट। इसका मतलब सिर्फ नालियां साफ करना नहीं बल्कि स्पंज सिटीज जैसे कॉन्सेप्ट्स को अपनाना है जहां बारिश का पानी जमीन में एब्जॉर्ब हो सके। एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन स्पेसेस, ये सिर्फ पार्क नहीं, ये शहरों के ग्रीन लंग्स हैं जो हीट कम करते हैं। मैंडेटेड कूल रूफ्स, यानी छतों पर ऐसे रिफ्लेक्टिव पेंट्स का इस्तेमाल जो गर्मी को एब्जॉर्ब करने के बजाय रिफ्लेक्ट कर दें, जिससे एसी का लोड कम हो। और सबसे जरूरी, टेक्नोलॉजी बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। ये सब टेंजिबल सॉल्यूशंस हैं। किसी भी मेंस आंसर को कंक्लूड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे एक पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग नोट पर खत्म करना। सेक्शन 4 में हम ऐसी ही कुछ रियल वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे जो इंडियन सिटीज ने इंप्लीमेंट किए हैं। ये आपके आंसर में वे फॉरवर्ड का काम करेगा और उसे एक प्रैक्टिकल टच देगा। ये एग्जाम्पल साबित करते हैं कि बदलाव संभव है। हमें हर चीज स्क्रैच से शुरू करने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने शहरों ने रास्ता दिखाया है, जैसे अहमदाबाद का वर्ल्ड फेमस हीट एक्शन प्लान, कोलकाता का सिटी लेवल फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम, इंदौर का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल जिसने सफाई को सर्कुलर इकोनॉमी और ग्रीन जॉब से जोड़ दिया है, और चेन्नई का इंटीग्रेटेड क्लाइमेट एक्शन प्लान। इन एग्जाम्पल्स को कोट करने से आपका आंसर औरों से अलग और ज्यादा क्रेडिबल दिखेगा। और अंत में इस रिपोर्ट का कंक्लूजन ही इस पूरे टॉपिक का सार है। इसमें साफ कहा गया है कि हमारे पास अभी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है।
अगर हम इस मौके का फ़ायदा उठाकर क्लाइमेट स्मार्ट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं तो हम न सिर्फ जानें बचा सकते हैं बल्कि आर्थिक विकास के नए रास्ते खोलकर अपने शहरों के लिए एक स्थायी समृद्धि का निर्माण भी कर सकते हैं। आप इस कोट को अपने कंक्लूजन में एक पंचलाइन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस एनालिसिस को इस एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं, क्या क्लाइमेट रेजिलिएंट शहर बनाना एक आर्थिक बोझ है या ये आने वाले कल के लिए भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट साफ इशारा करती हैं कि ये एक अनिवार्य निवेश है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो न केवल हमारे शहरों को सुरक्षित करेगा बल्कि उन्हें और समृद्ध भी बनाएगा। इस पर सोचिए। देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि कुछ टॉपिक्स हाई यील्ड होते हैं और रामसार कन्वेंशन उन्हीं में से एक है। प्रीलिम्स हो या मेंस, यहां से सवाल आना ऑलमोस्ट पक्का है। तो चलिए आज इस टॉपिक को बिल्कुल स्क्रैच से एकदम एडवांस्ड लेवल तक मास्टर करते हैं। तैयार हैं? मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, प्रूफ आपके सामने है। ये है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए 2014 में, फिर 2019 में यूपीएससी बार बार इस टॉपिक पर लौट कर आता है और हमारा गोल सिंपल है, इस एक्सप्लेनर के एंड तक आप इन सवालों को देखकर बोलेंगे हाँ ये तो मुझे आता है। तो उन सवालों को कॉन्फिडेंटली आंसर करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी नींव, अपनी फाउंडेशन बिल्कुल सॉलिड बना लें। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कोर कॉन्सेप्ट से। देखिए, हर कन्वेंशन का एक दिल होता है, एक कोर फिलॉसफी। रामसर कन्वेंशन की आत्मा बसती है इन दो शब्दों में, वाइज यूज। इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में वेटलैंड्स को इस तरह से यूज करना जो सस्टेनेबल हो, यानी उन्हें कंजर्व भी करना है और उनके रिसोर्सेज को समझदारी से इस्तेमाल भी करना है। और ये होगा कैसे? नेशनल एक्शन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जरिए। इसे अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए, मेंस आंसर्स के लिए ये एक गोल्डन कीवर्ड है। अच्छा, तो ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? चलते हैं 1971 में। ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया। फिर 1975 में ये पूरी दुनिया में लागू हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया की एंट्री कब हुई? इंडिया इसका हिस्सा बना, यानी एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, साल 1982 में। ये तीनों डेट्स प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ओके, अब कुछ रैपिड फायर फैक्ट्स जो सीधे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बनकर आ सकते हैं। रेडी? हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, IUCN के साथ। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 2025 तक 172 देश। इनकी सबसे बड़ी मीटिंग, जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज या कॉप कहते हैं, कब होती है? हर 3 साल में। और हाँ, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाते हैं? हर साल 2 फरवरी को। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1971 में इसे अडॉप्ट किया गया था। सिंपल। तो ठीक है, इसके पास फिलॉसफी है, मेंबर्स हैं, पर यह कन्वेंशन असल में काम कैसे करता है? इसके पास 2 बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं, एक है रामसार लिस्ट और दूसरा है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। चलिए इन दोनों को आसानी से समझते हैं। पहला और सबसे फेमस टूल, द रामसार लिस्ट। बेसिकली आप इसे दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स की एक VIP लिस्ट समझ सकते हैं। जिन वेटलैंड्स की इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होती है, उन्हें इस लिस्ट में जगह मिलती है। और जैसे ही कोई वेटलैंड इस लिस्ट में आता है, उसे एक स्पेशल नाम मिल जाता है, रामसार साइट। लेकिन एक मिनट सोचिए, मान लीजिए इस VIP लिस्ट में शामिल किसी वेटलैंड पर कोई खतरा आ गया, जैसे पॉल्यूशन या कंस्ट्रक्शन या कोई और ह्यूमन एक्टिविटी, तब क्या होगा? क्या कन्वेंशन के पास ऐसी सिचुएशन के लिए कोई प्लान है? बिल्कुल है, और यहीं पर इसका दूसरा और बहुत ही क्रिटिकल टूल सामने आता है, द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ये रामसर लिस्ट का ही एक हिस्सा है, पर आप इसे एक रेड फ्लैग लिस्ट या वॉच लिस्ट समझ सकते हैं। इसमें उन रामसर साइट्स को रखा जाता है जिनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से या तो बुरा बदलाव आ चुका है, आ रहा है या आने का खतरा है। एसेंशियली ये खतरे में पड़े वेटलैंड्स का रजिस्टर है। और मैं इस पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में सीधा वर्ड टू वर्ड इसकी डेफिनेशन ही सवाल बनाकर पूछ ली गई थी। इससे आप समझ सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कितनी जरूरी है। अगर आपको डेफिनेशन पता थी तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था। चलिए अब फोकस करते हैं अपने देश पर। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया और रामसर कन्वेंशन से जुड़े वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स अब हम देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, इंडिया में टोटल कितनी रामसार साइट्स हैं? एज ऑफ मिड 2025 ये नंबर है 91। इसे याद रखिएगा। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें, ये नंबर डायनामिक है, मतलब बदलता रहता है। तो एग्जाम से पहले एक बार लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा ज़रूर वेरीफाई कर लेना।
और यहाँ एक छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन। हो सकता है आपने कहीं 80 साइट्स पढ़ा हो, कुछ पुराने सोर्स मटेरियल्स में वो नंबर मिल सकता है, लेकिन लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा के अनुसार द काउंट इज नाउ 91। और जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन में हमेशा लेटेस्ट और ऑफिशियल डेटा को ही फॉलो करना सबसे सेफ होता है, तो वी विल गो विद 91। ओके, अब कुछ क्विक सुपरलेटिव्स देखते हैं। इंडिया की सबसे पहली रामसार साइट्स कौन सी थीं? एक्चुअली 2 थीं, एक साथ डिक्लेयर हुई थी 1981 में, ओडिशा की चिलिका लेक और राजस्थान का क्योलाडियो नेशनल पार्क। सबसे बड़ी साइट कौन सी है? वो है वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस, नो सरप्राइज देयर। और सबसे छोटी, यह है हिमाचल प्रदेश की रेणुका वेटलैंड। ये टेबल आपके क्विक रिवीजन के लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो स्टैटिक नॉलेज तो हो गई। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो आपको मेंस में एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा, करंट अफेयर्स। किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन में उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स सबसे जरूरी होती हैं। तो हम बात करेंगे रामसार कॉप 15 की, जो 2025 में हुई। तो रामसार कॉप 15 कहाँ हुई? ये हुई जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में जुलाई 2025 में। इसका थीम था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। यहाँ एक विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया, जिसका मेन गोल है वेटलैंड लॉस को रोकना और रिवर्स करना। और यहाँ एक बहुत ही चिंताजनक डेटा सामने आया। 1970 से अब तक हम दुनिया के 35% वेटलैंड्स खो चुके हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी इस कॉप में आई, टेकिंग एनिमल्स इनटू अकाउंट। अब देखते हैं स्कॉप में कुछ बड़े पॉलिसी लेवल डिसीजंस क्या लिए गए। एक तो टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाने की बात हुई, जैसे डिजिटल अर्थ अफ्रीका, जो सैटेलाइट से वेटलैंड्स को मॉनिटर करेगा। दूसरा, एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जोड़ा गया, OECMs। इसका फुल फॉर्म है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। ये उन एरियाज को रिकॉग्नाइज करने के लिए हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज नहीं हैं, पर फिर भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इस टर्म को मेंस के लिए जरूर नोट कर लीजिए। और अब मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक जबरदस्त पॉइंट। वो जो रिपोर्ट थी ना, टेकिंग एनिमल्स इनटू अकाउंट, उसने कमाल का कॉन्सेप्ट सामने रखा, वाइल्ड लाइफ एज इकोलॉजिकल इंजीनियर्स ऑफ वेटलैंड सिस्टम्स। इसका मतलब है कि वाइल्ड लाइफ जैसे हाथी, बीवर्स या माइग्रेटरी बर्ड्स, ये सिर्फ वेटलैंड्स में रहते नहीं हैं, बल्कि ये उस पूरे इकोसिस्टम को बनाते हैं, मेंटेन करते हैं। सोच के देखिए, ये लाइन आपके आंसर को एक अलग ही लेवल दे सकती है। तो चलिए, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए, फैक्ट्स देख लिए और करंट अफेयर्स भी कवर कर लिया। अब है मोमेंट ऑफ ट्रूथ। याद है वो क्वेश्चंस जो हमने बिल्कुल शुरू में देखे थे? अब वक्त है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का और उन PYQs को डीकंस्ट्रक्ट करने का। पहले 2014 का सवाल सीधा पूछता है, अगर किसी वेटलैंड को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाला गया है तो उसका क्या मतलब है? अब आप याद कीजिए, हमने क्या डिस्कस किया था। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मतलब रेड फ्लैग लिस्ट, जहां ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से खतरा है। अब ऑप्शन ए पढ़िए, चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, आर अकरिंग और आर लाइकली टू अकर एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये तो हमारी डेफिनेशन से वर्ड टू वर्ड मैच कर रहा है। देखा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर आपके सामने है। चलिए, अब आते हैं 2019 के थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन पर। इसको हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट तोड़ते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है कि कन्वेंशन के हिसाब से इंडिया के लिए सभी वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना मैंडेटरी है। याद रखिएगा, यूपीएससी में ऑल, ओनली, मैंडेटरी जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स अक्सर गलत होते हैं। कन्वेंशन वाइज यूज की बात करता है, हर एक वेटलैंड पर बाइंडिंग रूल नहीं बनाता। अब स्टेटमेंट 3 देखिए, जो कहता है कि वेटलैंड रूल्स उसके कैचमेंट एरिया को भी इंक्लूड करते हैं। ये लॉजिकल है, क्योंकि वाइज यूज होलिस्टिक होता है। आप सिर्फ पानी को नहीं, उसके पूरे एरिया को मैनेज करेंगे। तो इस सवाल के लिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी। तो इन दोनों PYQs से सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? टेकअवे ये है कि यूपीएससी अब सिर्फ फैक्ट्स नहीं पूछ रहा है, वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक कर रहा है। सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना ही आपको सक्सेस दिलाएगा। और चलिए, इस एक्सप्लेनर को एक मेंस ओरिएंटेड सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस पर जरूर सोचिए, इंडिया को वाइल्ड लाइफ एज इकोलॉजिकल इंजीनियर्स के इस नए आइडिया को अपने वेटलैंड्स की वाइज यूज पॉलिसी में कैसे इंटीग्रेट करना चाहिए? इस सवाल पर ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। इसका जवाब आपके मेंस प्रिपरेशन को एक नया डायमेंशन देगा। मुझे उम्मीद है कि यह सेशन आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार फ्यूचर ऑफिसर्स, द एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्पीशीज की यूपीएससी केस फाइल खोलने जा रहे हैं जो वेस्टर्न घाट्स की शान है, लेकिन साथ ही अपने अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लायन टेल्ड मकाक की,
तो चलिए इस केस फाइल को पेज बाय पेज खोलते हैं और देखते हैं कि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले इसके नाम पर ही गौर कीजिए, एक बंदर जिसका नाम शेर के नाम पर है। ये पैराडॉक्स, ये विरोधाभास ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। आखिर इसके नाम में लायन शब्द क्यों जुड़ा है और इसकी ये यूनिक आइडेंटिटी इसके सर्वाइवल के लिए क्या मायने रखती है? इन्हीं सवालों के जवाब हम इस डिटेल्ड एनालिसिस में ढूंढेंगे। हमारा अप्रोच बिल्कुल सिस्टमैटिक रहेगा, एकदम यूपीएससी स्टाइल। पहले हम इसकी पहचान और की फीचर्स समझेंगे, फिर इसके घर यानी हैबिटेट और इसके बिहेवियर को डिकोड करेंगे। उसके बाद इसके क्रिटिकल कॉन्जर्वेशन स्टेटस पर फोकस करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। फिर इसके सामने जो खतरे हैं उनकी जांच पड़ताल करेंगे और आखिर में इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके देखेंगे कि यूपीएससी एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। देखिए, किसी भी स्पीशीज के बारे में जानने के लिए सबसे पहला स्टेप है उसे ठीक से पहचानना। और लायन टेल मकैक की सही पहचान करना यह अपने आप में यूपीएससी प्रीलिम्स का एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। तो इसकी पहचान है क्या? जरा इस इमेज को ध्यान से देखिए। इसके चेहरे के चारों तरफ एक शानदार सिल्वर वाइट मेन यानी अयाल है, बिल्कुल किसी छोटे शेर की तरह। और दूसरा की फीचर है इसकी पूंछ। पूंछ के आखिरी हिस्से में शेर की पूंछ जैसा ही एक टफ्ट यानी बालों का गुच्छा होता है। इन्हीं दो फीचर्स की वजह से इसे लायन टेल्ड मैका कहते हैं। और हाँ, इसका साइंटिफिक नेम मैकाका सिलेनिस भी जरूर याद रखिएगा। प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस के लिए ये नाम सुपर इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, हैबिटेट एंड बिहेवियर। यहां हम समझेंगे कि ये मकाक रहता कहां है और इसका लाइफस्टाइल कैसा है। देखिए, किसी भी स्पीशीज का हैबिटेट और बिहेवियर ही उसकी कमजोरियों और उसके इकोलॉजिकल रोल को डिफाइन करता है। और यही एनालिसिस आपके मेंस के आंसर्स को वो एक्स्ट्रा एज, वो डेप्थ देगा। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आर्बोरियल। इसका सीधा सा मतलब है वृक्षावासी, यानी पेड़ों पर रहने वाला जीव। लायन टेल मकाक अपनी लगभग पूरी जिंदगी 99% से भी ज्यादा घने जंगल की ऊपरी कैनोपी में ही गुजारता है। खाना पीना, सोना, सफर करना, सब कुछ पेड़ों पर। इसका साफ मतलब समझिए, इसकी जिंदगी सीधे तौर पर फॉरेस्ट कैनोपी की हेल्थ से जुड़ी हुई है। अगर पेड़ कटेंगे तो इसका सिर्फ घर नहीं, इसकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। ये जमीन पर आने से इसलिए बचता है क्योंकि वहां इसे शिकारियों से खतरा होता है। दूसरा कीवर्ड है डायोनल। इसका मतलब है दिनचार, यानी ये मकाक दिन के समय एक्टिव रहता है और रात में घने पेड़ों पर आराम करता है। ये जानकारी हमें इसके फॉरेजिंग पैटर्न्स यानी भोजन खोजने के तरीके और इसके सोशल बिहेवियर को समझने में मदद करती है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके खाने की। ये प्राइमरीली फ्रूगीवोरस है। फ्रूगीवोरस मतलब इसका मुख्य भोजन फल हैं, लेकिन ये एक ओमनीवोर भी है क्योंकि ये फलों के अलावा पत्ते, फूल, कीड़े मकोड़े और कभी कभार छोटे मोटे एम्फीबियंस को भी खा जाता है। और इसकी यही डाइट आदत इसे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है। फल खाने के बाद ये उनके बीजों को जंगल में अलग अलग जगहों पर गिरा देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सीड डिस्पर्सल। इस तरह ये मकैक अनजाने में ही जंगल को रीजनरेट करने में, उसकी हेल्थ मेंटेन करने में एक गार्डनर का रोल प्ले करता है। दोस्तों, ये स्लाइड यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक गोल्ड माइन है। एक एक पॉइंट को दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे पहले, ये एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब क्या होता है कि ये स्पीशीज कुदरती तौर पर दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 3 स्टेट्स तक ही सीमित है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। इसका पसंदीदा घर हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स। क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना लिमिटेड है और ये इतना स्पेशलाइज्ड है, इसे वेस्टर्न घाट्स की हेल्थ का एक इंडिकेटर स्पीसीज माना जाता है। मतलब अगर लायन टेल्ड मैका की पॉपुलेशन स्वस्थ है तो ये इस बात का संकेत है कि पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी हेल्दी है। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे गंभीर, सबसे क्रिटिकल हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका कंजर्वेशन स्टेटस। यहां जो फैक्ट्स आने वाले हैं वो प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं और मेंस में आपके आंसर को एक सॉलिड फाउंडेशन देंगे। ये एक ऐसी स्पीशीज है जो सच में विलुप्ति की कगार पर खड़ी है। इस टेबल को बिल्कुल अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। 3 हाई यील्ड फैक्ट्स हैं। पहला, IUCN की रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। इसका मतलब है कि जंगल में इसके विलुप्त होने का खतरा बहुत ज्यादा है। दूसरा, इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 इसे शेड्यूल 1 में रखता है। ये इंडिया में किसी भी स्पीशीज को दी जाने वाली हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन है। ऐसी प्रोटेक्शन टाइगर और एलिफेंट को भी मिली हुई है। इसका शिकार करना एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी इसमें जमानत नहीं मिलती। और तीसरा, साइट्स में ये अपेंडिक्स 1 में है। साइट्स एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और अपेंडिक्स 1 का मतलब है कि इसके या इसके बॉडी पार्ट्स के इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड पर पूरी तरह से बैन है।
तो अब तक हमने इसकी पहचान, इसका बिहेवियर और इसका लीगल स्टेटस समझ लिया। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर ये इतना खतरे में है क्यों? ये सेक्शन एक इन्वेस्टिगेशन की तरह है, जिसमें हम इसके डिक्लाइन के कारणों की गहराई से जांच करेंगे। ये मेंस के एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए सुपर क्रिटिकल है। इसका सबसे बड़ा दुश्मन है नंबर 1 थ्रेट, हैबिटेट लॉस। वेस्टर्न घाट्स में तेजी से हो रहा है डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगल की कटाई, इसका मूल कारण है। और ये कटाई क्यों हो रही है? बड़ी बड़ी चाय, कॉफी, इलायची जैसे कैश क्रॉप प्लांटेशंस के लिए, खेतीबाड़ी के लिए और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे डैम्स और रोड्स के लिए। आप खुद सोचिए, जब इस आर्बोरियल जीव का घर ही नहीं रहेगा तो ये स्पीसीज कैसे बचेगी? हैबिटेट लॉस का डायरेक्ट परिणाम है हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए। इमेजिन कीजिए, एक बहुत बड़ा जुड़ा हुआ जंगल है। अब उसके बीच से सड़क, खेत या प्लांटेशन के लिए उसको काट दिया जाता है। तो अब वो एक बड़ा जंगल नहीं रहा, बल्कि छोटे छोटे अलग थलग आइलैंड्स या पैचेस में बढ़ गया है। ये आइसोलेटेड पैचेस लायन टेल मकाक की अलग अलग पॉपुलेशंस को एक दूसरे से काट देते हैं। इससे जीन फ्लो यानी अलग अलग ग्रुप्स के बीच जेनेटिक एक्सचेंज रुक जाता है। नतीजा, इनब्रीडिंग यानी एक ही छोटे ग्रुप के अंदर ब्रीडिंग बढ़ जाती है, जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है और बीमारियों का खतरा बढ़ता है। तो यहाँ एक और इंटरेस्टिंग एंगल है। बाहरी खतरों के साथ साथ इसकी कुछ अंदरूनी नेचुरल कमजोरियां भी हैं जो इसे और भी ज्यादा वल्नरेबल बनाती हैं। पहला, हाई हैबिटेट स्पेसिफिसिटी। ये हर तरह के जंगल में एडजस्ट नहीं कर सकता। इसे सरवाइव करने के लिए बड़े, एक दूसरे से जुड़े हुए अनडिस्टर्ब्ड रेन फॉरेस्ट ही चाहिए। ये अपने घर को लेकर बहुत चूजी है। दूसरा, इसका लो रिप्रोडक्टिव रेट है, यानी इनके बच्चे पैदा करने की दर बहुत धीमी है। इसका मतलब है कि अगर इनकी पॉपुलेशन किसी बीमारी या हादसे से कम हो भी जाती है तो उसे रिकवर करने में सालों या कभी-कभी दशकों लग जाते हैं। चलिए, अब सबसे ज़रूरी सेक्शन पर आते हैं। हमने जो भी जानकारी हासिल की है उसे यूपीएससी एग्जाम में इस्तेमाल कैसे करें। इस सेक्शन में हम इस पूरी नॉलेज को प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक्शनेबल पॉइंट्स में बदलेंगे। अब आएगा असली मजा। स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। प्रीलिम्स के लिए आपको की फैक्ट्स को बिल्कुल रट्टा मार लेना है, जैसे कि ये वेस्टर्न घाट्स के लिए एंडेमिक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन 3 स्टेट्स में है और इसका IUCN, WPA और साइट स्टेटस क्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। मेंस के लिए, खासकर GS पेपर 3 जहां एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी आता है, आप इसे एक परफेक्ट केस स्टडी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी बायोडाइवर्सिटी लॉस, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन या मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पर सवाल आए तो लाइन टेल मैकाक का एग्जाम्पल आपके आंसर में जान डाल देगा और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा। आइए एक सैंपल क्वेश्चन देखते हैं। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन वेस्टर्न घाट्स में बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक मुख्य कारण है। उचित उदाहरणों के साथ चर्चा करें। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए लायन टेल्ड मकाक से बेहतर एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे LTM एक हाईली आर्बोरियल स्पीशीज है जिसे कंटिग्यूअस कैनोपी चाहिए। फिर आप बताएंगे कि फ्रैगमेंटेशन कैसे इसके ग्रुप्स को आइसोलेट करके जीन फ्लो रोककर इसके अस्तित्व पर ही खतरा बन जाता है। इस केस स्टडी से आप एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से इलिस्ट्रेट कर सकते हैं जो एग्जामिनर को बहुत इंप्रेस करेगा। तो आज हमने लायन टेल्ड मकाक की पूरी केस फाइल को समझा, लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। हम आपको इस सवाल के साथ छोड़ जा रहे हैं, वेस्टर्न घाट्स में कंजर्वेशन का अगला चैप्टर क्या होना चाहिए। हम डेवलपमेंट की जरूरतों और लायन टेल्ड मकाक जैसे अनमोल एंडेमिक स्पीशीज के कंजर्वेशन के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं, इस पर जरूर सोचिए, क्योंकि कल को पॉलिसी मेकर आप ही बनेंगे। अगले एक्सप्लेनर तक कीप लर्निंग एंड कीप थिंकिंग। जय हिंद।